देश में सोने की कीमत 1 लाख के करीब पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,800 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत भी 98,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों के दौरान बढ़ोतरी हुई है और अब ये लगभग 1 लाख के पास पहुंच चुका है प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमत भी 98,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। इस साल सोने के दाम में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। साल की शुरुआत से ही सोने ने ऊपर की तरफ बढ़ोतरी शुरू की थी और ये लगातार बढ़ता गया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान सोने ने तेजी से बढ़ोतरी देखी है। जिस तरह की वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस वक्त अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सोने की कीमत बढ़कर फिलहाल प्रति 10 ग्राम 99,800 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत पहुंच चुकी है। और इसी तरह से चांदी की कीमत में भी वृद्धि हुई है। बेंगलुरु में वायुसेना के अफसर पर हमला हो गया। पत्नी के साथ एयरपोर्ट जा रहा था यह अधिकारी और उसी वक्त अटैक हुआ। आरोपी ने सिर पर वार कर इन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। Today morning, my wife was driving me to the airport, and suddenly, one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dash cam also. He came out, started abusing me in Kannada. When I was coming outside, immediately he took his key in his hand and hit me on my head, taking my blood out. I stood there shouting that this is how you people defend whom we defend. Treat a person from the army, from Air Force or from Navy, from the defense forces. More people came surprisingly and started abusing us that we are doing wrong things. He hit me on my head again. Here you can see the blood and see my condition. My wife was there thankfully to take me out, come in the car. We went to the police station. तो इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर आदित्य घोष पर यह हमला हुआ है। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अंजू, क्या पता चल पाया है इस मामले में? अपडेट क्या है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? कौन थे हमलावर? जी देखिए समीर, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि ये पूरा मामला जो है वो कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है वहां पर ये पूरा मामला हुआ है। और जो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर आदित्य घोष है उन पर और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता के साथ ये खुलेआम मारपीट की गई है। और दोनों ही अधिकारी जो हैं वो डीआरडीओ कॉलोनी में रहते हैं और सीवी रामन नगर से ये एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे और इस दौरान ये पूरी जो घटना है वो सामने आई है। और इसको लेकर जो विंग कमांडर बोस है उन्होंने वीडियो जो है वो पूरा शेयर किया है और पुलिस ने विंग कमांडर आदित्य बोस की पत्नी की शिकायत पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है और आरोपी को इस मामले में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये पूरी जो घटना हुई है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने विंग कमांडर आदित्य ने वीडियो भी पोस्ट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सर्विंग ऑफिसर है और उनकी वाइफ भी एक सर्विंग ऑफिसर है और उनके ऊपर एक तरह से रोड रेज का ये पूरा मामला है। खुलेआम उनके साथ मारपीट की गई है। मारपीट में उनके ऊपर चाबी से पहले हमला किया, फिर उसके ऊपर आदित्य बोस पर जो विंग कमांडर आदित्य बोस है उनके ऊपर पत्थर से भी उन पर वार किया गया। और आसपास जो लोग थे, क्योंकि जैसा उन्होंने शिकायत में बताया कि आसपास जो लोग थे, जो क्राउड थे, उन्होंने भी बचाने की कोशिश नहीं की। तो ये अपने आप में पूरा शर्मसार कर देने वाली मामला है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या से बेंगलुरु में हड़कंप मच गया है। पुलिस को उनकी खून से लथपथ लाश उनके घर से मिली। वहीं इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश को दंगों से निपटने में महारत हासिल थी, लेकिन वो अपने ही घर में जिंदगी की जंग हार गए। इस मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी पल्लवी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी ने ही पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की थी। दरअसल प्रॉपर्टी को लेकर उनकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था और रविवार को यह विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने बेरहमी से पति की हत्या कर दी। सूत्रों का दावा है कि हत्या के बाद पल्लवी ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया था और कहा था, मैंने राक्षस को खत्म कर दिया है। हत्या से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में पल्लवी ने कई ऐसे मैसेज शेयर किए थे जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 2 चाकू, 1 बोतल और खून से सनी चादरें जब्त की हैं।
पुलिस इस मामले में पूर्व डीजीपी की बेटी से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। वो 2015 में कर्नाटक के डीजीपी बने थे। अगली खबर, गुरुग्राम में पंचगांव जा रहे बाइक सवारों पर काले रंग की स्कॉर्पियो सवार युवकों ने किस तरह से हमला किया उससे जुड़ी हुई है। कई बाइक में इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई है। स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने पहले उन्हें पीछे से टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की, फिर स्कॉर्पियो को बाइकों के आगे अड़ा दिया और स्टील के बेसबॉल बैट से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में एक बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोपियों ने लोहे के बैट से 11 लाख कीमत की कावासाकी G900 बाइक भी तोड़ दी। बाइक सवारों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है, जिसमें स्कॉर्पियो सवार युवकों की गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है। पीड़ित शिकायतकर्ता ने AI की मदद से बदमाशों का पता निकाला और पुलिस में शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के द्वारा मारपीट से संबंधित और जो अन्य जो सेक्शंस बनती हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा इसमें गाड़ी का नंबर दिया गया था। उस नंबर के आधार पर जो एक्यूज हैं उनकी पुलिस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। पुलिस की टीम रेड कर रही है और जल्दी ही जो आरोपी हैं जितने भी उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ 2 वकीलों ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इसके अलावा देश के अटॉर्नी जनरल से भी अवमानना की कार्रवाई की इजाजत मांगी गई है। इस मामले में एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है, जबकि दूसरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर के मुताबिक उनका बयान अपमानजनक और भड़काऊ है। ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अवमानना के नियम क्या हैं। धारा 15 हाई कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार देता है। धारा 14 सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार देता है। धारा 15B के तहत अटॉर्नी जनरल या सुप्रीम कोर्ट की सहमति जरूरी है। दोषी पाए जाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना संभव। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल की सजा संभव है। आर्थिक जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकती है। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद की संप्रभुता को कमजोर करने और अपनी सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया था और कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए CJI जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान पर घमासान मचा हुआ है। आज 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई ने बड़ी टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी में बड़ा संदेश है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की अर्जी पर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहे हैं। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट में OTT पर अडल्ट कंटेंट को रोकने और पॉलिसी बनाने की मांग की याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि ये तो पॉलिसी मेकर है, ये देखना सरकार का काम है। आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट की विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने को तैयार हुआ और दूसरे पक्ष को याचिका की कॉपी मुहैया कराने का आदेश दिया। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग हो रही है। इसे लेकर 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के विचार में यकीन रखता हूं, नफरत की राजनीति में नहीं। देखिए पूरी खबर। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भारत के उस विचार में विश्वास रखते हैं जहां किसी इंसान को उसकी काबिलियत और काम से पहचाना जाता है, न कि धर्म से। कुरैशी ने कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ चुनाव आयोग में काम किया है और उनका IAS करियर भी काफी संतोषजनक रहा, लेकिन कुछ लोग अपनी नफरत भरी राजनीति के लिए धर्म को आधार बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत हमेशा संविधान और उसके सिद्धांतों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने SY कुरैशी के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा था कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त हैं। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाए गए।
दरअसल एसवाई कुरैशी ने वक्फ कानून का विरोध करते हुए लिखा था कि ये मुस्लिमों की जमीन हड़पने की सरकार की साजिश है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस कानून को खारिज कर देगा। बड़ी बात यह है कि विवादित बयानों के लिए निशिकांत दुबे को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नसीहत दे चुके हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। रामबन में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे लोग छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ पैदल ही चलने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे लिए जो लेडीज है वो यहाँ पर चल रही है। कहाँ जा रहे हो आप? कितने किलोमीटर पैदल चले अभी तक? हम बहुत दूर से आ रहे हैं। कहाँ से? रामबन से। पैदल जाना है अब श्रीनगर? नहीं, बानीहाल तक जाना है। बानीहाल तक पैदल जाओगे? नहीं, गाड़ी मिलेगी तो बैठ जाएंगे। अभी पैदल चल रहे हो? जी। आप कितने किलोमीटर पैदल चले अभी तक? 5-6 किलोमीटर पैदल चल रही है। अब जाना कहाँ है आपने? बानीहाल जाना है। तो पैदल जाएंगे? अगर जहाँ तक गाड़ी नहीं मिलेगी वहाँ तक पैदल जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रामबन में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर संपर्क बहाल करने के लिए अभियान शुरू कर रखा है। सड़क साफ करने और उसे बहाल करने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको बता दें कि शनिवार को रामबन जिले में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बीच हुए भूस्खलन से भारी तबाही मची है। रामबन में बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से कई जगह पर सड़कें बंद हो गई हैं और दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बारात के साथ पैदल चल रहे एक दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा था। दूल्हा अब शादी करके लौट आया है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं दूल्हा और दुल्हन। प्राकृतिक आपदा आई रामबन जिले में, नेशनल हाईवे पूरी तरीके से प्रभावित है। अब दुल्हन को दूल्हे राजा अपने घर पैदल लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। नेशनल हाईवे पूरी तरीके से लैंडस्लाइड के चलते बंद है। चिनैनी से बारात लेके आए हैं। जी, हम बिलोंग तहसील खड़ी से कर रहे हैं। तो मेरा नाम नज़ीर अहमद है। तो हम कल जो आ रहे थे हम पैदल परनौत से, तो अभी चिनैनी में पूछते ये तो आपकी यादगार शादी रह गई अब। जी सर, शुक्र है अल्लाह का, भी ये अल्लाह का निज़ाम था और दुनिया में भी देखा और यादगार शादी रही। हमें भी खुशी है कि हमारी बात और हमारा जो इमेज है ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो भी देखे। किलोमीटर आप पैदल चले? तो हम 3 किलोमीटर क्रॉस। अभी कितने किलोमीटर? और 3-4 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाल्लाह आगे स्टॉप पे और गाड़ी आगे और गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। परेशान भी नहीं है एक हिसाब से। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार मुर्शिदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। मुर्शिदाबाद में हिंसा का तूफान गुजर जाने के बाद सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। ये बेबसी, ये आंसू, जख्म मुर्शिदाबाद के हैं। हालात का जायजा लेने और हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जब पहुंचे तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। सुकांत मजूमदार सबसे पहले धुलियान पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। ये भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली। इससे पहले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका हालचाल जानने सीएम ममता बनर्जी आज राजभवन गई। राजनीतिक तकरार के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस का हालचाल जानने राजभवन पहुंची और राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल सीने में दर्द की शिकायत के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस को कोलकाता के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अब भी उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है।
जानकारी के मुताबिक उन्हें आज सुबह 10 बजे अस्पताल ले जाया गया था। वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा के पीड़ितों से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के 2 दिन के दौरे पर थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिलहाल राज्यपाल के स्वास्थ्य को लेकर उनके कार्यालय और अस्पताल की तरफ से कोई ताजा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने के बाद अब खबरें हैं कि पवार परिवार भी एक होने वाला है। शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की चर्चाएं क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या महाराष्ट्र की सियासत फिर करवट लेने वाली है? क्या महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच अब शरद पवार और अजीत पवार के भी एक साथ होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। अब शरद पवार के पोते रोहित पवार ने मराठी के मुद्दे पर दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों को एक साथ लाने की पहल की है। खबर ये भी है कि शरद पवार खुद चाहते हैं कि उनके भतीजे अजीत पवार आगे एनसीपी को एक साथ लेकर चलें। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 से 15 दिनों से दोनों पवार कई कार्यक्रमों में साथ दिखे। शरद पवार और अजीत पवार सोमवार को पुणे में एक बैठक के लिए भी एक साथ आए। बारामती सहकार भवन के कार्यक्रम में भी चाचा भतीजे साथ दिखे, तो 2 बार साहित्य और कला मंच के कार्यक्रमों में भी दोनों ने मंच साझा किया। वहीं 2 दिन पहले सुप्रिया सुले ने भी सवाल पूछने पर कहा था कि उन्हें परिवार के जुड़ने पर खुशी मिलेगी। वो चाहती हैं कि पवार परिवार हमेशा एक साथ रहे। हालांकि जब अजीत पवार से फिर से साथ आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता होशियार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने यूपी के अलीगढ़ से जातिवाद के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को समाज में समरसता और राष्ट्रीय निर्माण के लिए पंच परिवर्तन का मंत्र दिया। देश में जातिवाद मिटाने, भाईचारा बढ़ाने और सामाजिक समरसता मजबूत करने के लिए संघ प्रमुख ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता के लिए सभी लोगों को एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान घाट अपनाना चाहिए। उनके मुताबिक इससे हिंदू समाज में जातिवाद भेदभाव खत्म करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और इससे सभी वर्गों के लिए मंदिर, जल स्रोत और शमशान समान रूप से सुलभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस सदस्यों को हर घर जाना चाहिए, सभी जातियों और वर्गों से संवाद करना चाहिए, उन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए और उनके साथ मिलकर तीज त्योहार मनाने चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के क्षेत्रीय योद्धा राणा सांघा के दिए बयान के बाद से आगरा में लगातार जारी तनाव को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अगड़ा पिछड़ा की परिधि से निकालकर दोबारा हिंदुत्व और आपसी भाईचारा की तरफ मोड़ा जाना चाहिए। और अब अहम खबर राहुल गांधी की नागरिकता विवाद से जुड़ी। राहुल की नागरिकता पर केंद्र से जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसे लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने 10 दिन में केंद्र से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्या कहा गया है राहुल की नागरिकता को लेकर, उनकी सिटीजनशिप को लेकर? यह पूरा विवाद क्या है जिस पर कोर्ट ने 10 दिन में केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की? देखिए, ये पूरा मामला एक कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर हैं। उनकी जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ये पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। एस विघ्नेश शिशिर का ये कहना है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी दोहरी नागरिकता रखते हैं, यानी ब्रिटेन की नागरिकता भी उनके पास है और भारत की नागरिकता भी उनके पास है। भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, वो ये कहता है कि दोहरी नागरिकता रहने वाले लोग यहाँ पर जो राजनीतिक या चुनाव या राजनीतिक जो स्टेटस है वो हासिल नहीं कर सकते हैं, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द किया जाना चाहिए। एस विघ्नेश शिशिर का ये तर्क है कि इस मामले को लेकर वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिख चुके हैं और सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला, लिहाजा कोर्ट इंटरवीन करे। कोर्ट इस पूरे मामले में पिछले लंबे अरसे से सुनवाई कर रही है और पिछली तारीख में कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले में आपको स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने इस बाबत यूके गवर्नमेंट को लेटर लिखा है और वहां से जवाब नहीं आया है।
लेकिन इस तर्क से कोर्ट सहमत नहीं था और कोर्ट ने कहा कि हम आपको और ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, 10 दिन के भीतर आप अपना रुख स्पष्ट करिए और यह बताइए कि दोहरी नागरिकता के मामले में जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसमें सत्य क्या है, क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर ये कहते हैं कि इस पूरे मामले में उनके पास कई ऐसे सबूत और साक्ष्य हैं जो ये जाहिर करते हैं कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता रखते हैं और उसी के आधार पर वो उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से दूरी बनाई है। दिल्ली नगर निगम में मेयर के लिए बीजेपी ने राजा इकबाल को मैदान में उतारा, जबकि डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान अपनी चुनौती पेश करेंगे। बीजेपी का दावा है कि ट्रिपल इंजन सरकार में दिल्ली का तेजी से विकास होगा। विधानसभा में कमल खिल गया है, सिविक सेंटर में भी 25 तारीख को कमल खिलेगा। जोड़ तोड़ की बात छोड़िए, मैं तो सीधी बात करता हूँ, जनता की अदालत में आई है। विधानसभा में उनको पता चल गया कि कमल खिलने वाला है, उनको मालूम था निगम में उनको दोहरी मार पड़ेगी। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कॉन्टेस्ट करें या ना करें, उन्होंने जनता के बीच कोई काम नहीं किया। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी के न उतारने पर कहा कि उनके पार्षदों के असंतोष को ये दिखाता है। आज हमारे मेयर और डिप्टी मेयर साहब ने फॉर्म भरा है और आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं भरा है। ये आम आदमी पार्टी के पार्षदों के अंदर असंतोष जताता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया। दिल्ली में स्कूल फीस को लेकर बवाल जारी है। मैरी क्वीन स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स आज एलजी दफ्तर पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। नोटिस तो दे दिया गया, लेकिन अब आगे की क्या मांग कर रहे हैं? मैम बस हमारी एक ही मांग है कि फीस कम की जाए, जो और 3 साल आगे जो वो बोल रहे हैं कि आगे भी बढ़ाएंगे वो ना बढ़ाई जाए, और जो अभी जो लेटेस्ट फीस है उसको रोल बैक किया जाए। नोटिस तो स्कूल से सिर्फ यही है डिमांड कि हमारी फीस कम हो, और ऐसी हमारी कोई वो नहीं है। मेन मुद्दा से फीस हाइक था। नोटिस तो दिया गया है स्कूल को, जो स्कूल ने मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई थी उसको लेकर तो कोई अभी तक कुछ ऐसी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है मैम, नोटिस जा चुका है, कोई सुनवाई नहीं है। प्रिंसिपल मैम ने आज मिलने का टाइम दिया था, लेकिन वो नहीं मिली है। अंदर से हमारे को मना कर दिया है कि नहीं वो मीटिंग में है, यहाँ है, वहाँ है। मैम ये देखिए आप स्कूल में बच्चे हमारे इस समय हैं और स्कूल में कोई सीनियर स्टाफ नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है सीनियर, कोई वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अगर बच्चे को कोई भी सैपनिंग होती है स्कूल में तो उनको देखने वाला कोई नहीं है स्कूल में। आप आइए, आपकी क्या मांग है? मैम बस मेरी तो एक ही मांग है कि फीस को जो है रोल बैक किया जाए। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल राजस्थान के आमेर किले में जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। रेड कारपेट, पारंपरिक अंदाज में स्वागत की तैयारी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ये तस्वीर है जयपुर के आमेर फोर्ट की, जहां कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचने वाले हैं। 4 दिनों की अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल सुबह 9 बजे आमेर फोर्ट पहुंचेंगे और वो करीब 40 मिनट तक यहां रुकने वाले हैं। इसके बाद पन्ना मियां का कुंड और अनोखी म्यूजियम जाएंगे। ऐसे में उनके स्वागत के लिए पिंक सिटी जयपुर पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अमेरिकी और भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी जयपुर पहुंचे। इस दौरान आमेर किले में सुरक्षा रिहर्सल की गई और सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। किले में वेंस के स्वागत की भी खास तैयारी की गई है। उनका पारंपरिक अंदाज में हथनी चंदा और पुष्पा स्वागत करेंगी। वहीं आमेर फोर्ट के बाद वेंस आगरा भी जाने वाले हैं, जहां वो परिवार के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब आमेर फोर्ट पहुंचेंगे तो उन्हें हाथी सलामी देंगे। ये राजधानी जयपुर का हाथी गांव है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जेडी वेंस वो राजधानी जयपुर में आएंगे और 4 दिन जो है राजधानी जयपुर में रुकेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत हाथियों के द्वारा किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये दोनों हाथी हैं, पुष्पा और चंदा, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है सैल्यूट किया जाएगा उन्हें, ये सलामी जो है इनके द्वारा की जाएगी। और उसके साथ साथ में ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं, ये राजस्थान की परंपरा है, जयपुर की परंपरा है कि हाथियों से किस तरीके से जो है स्वागत कराया जाता है और जो विशेष जो यहाँ पर गेस्ट होते हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सैल्यूट करा जा रहा है। ये
राजस्थान की परंपरा है। और आप देख सकते हैं और क्या कुछ आप किस तरीके से इनको जो है आप कलर कर रहे हैं और किस तरीके से इन्हें आप जो है सजाएंगे, क्या क्या पोशाक रहेगी इनकी? इनकी जो ज्वेलरी है, इनकी पायजेब है, कंठा है जो गले में बनाते हैं, श्री है, कनगोजा है, पायजेब है, ये सब। और इनकी जो झूल है, जो टाइगर जो बनी पुराने जमाने की, वो झूले हमला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। मर्डर के बाद पति के शव को ट्रॉली बैग में भरकर गेहूं के खेत में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद पत्नी की बेवफाई के कई मामले सामने आ रहे हैं। कातिल मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ पति सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में डाल दिया, तो वहीं रविता ने अमरदीप के प्यार में अपने पति अमित की हत्या कर उसे सांप से डसवा दिया। अब इसी तरह का एक मामला देवरिया जिले से सामने आया है, जहां पति ट्रॉली बैग में मिला है। पुलिस की तफ्तीश में जो बात सामने आई है, इस मामले में भी पत्नी की बेवफाई और प्रेम प्रसंग एंगल है। हत्या की वजह इश्क में पति का रोड़ा बनना निकलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी फरार है। दरअसल नौशाद अहमद का शव गेहूं के खेत में एक ट्रॉली बैग के अंदर मिला। पुलिस ने सूटकेस पर लगे टैग से मृतक के पिता की पहचान की। इसके बाद पूरे मामले का सच सामने आ गया। सूचना मिली कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 के ऊपर है और सिर के आसपास थोड़ी चोटों के निशान हैं। शव की पहचान कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन ने एक लावारिस बच्चे को बचाया, जिसको एक खंडहर में फेंक दिया गया था। ये तस्वीर यूपी के बरेली की है, जहां पुलिस लाइन इलाके में किसी ने इस बच्चे को खंडहर में फेंक दिया था। तभी उसके रोने की आवाज बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी को सुनाई दी और खुशबू ने उसे बचा लिया। उस समय बच्चे के शरीर में कई जगह चोट के निशान थे, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। एक्चुअली बात यह है कि मॉर्निंग में मेरी मदर को आवाज़ आई बैक साइड ऑफ द कोर्टयार्ड की, ऐसे किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है। मैं उस समय घर पे नहीं थी, मैं स्विमिंग क्लासेस लेके यहाँ पर आई और मुझे मेरी मदर ने बोला कि आवाज़ आ रही है, जल्दी चेक कर। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी मैंने पार्क करी, मैं यहीं से कूद गई और मैं देख के गई। मैंने कंफर्म किया कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा अंदर है। मैंने अपनी मदर को बोला, फिर बाकी की जो भी पार्टी थी वो गोल घूम के पुलिस लाइन वाले एरिया से वहाँ पहुंची। उधर बच्चे की मां रोते हुए थाने पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। दरअसल बिहार के मधुबनी की रहने वाली गुफरान नाम की महिला बरेली में ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान वो बच्चे को स्टेशन पर छोड़कर बाहर दूध लेने चली गई। तभी किसी ने बच्चे को वहां से उठा लिया और पुलिस लाइन में खंडर में फेंक दिया। और दिल्ली में बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामलों पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली में बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इसके तहत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गिरोह की सरगना पूजा और 3 लापता बच्चों को ढूंढने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राजधानी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की और स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों को खरीदने और बेचने वाले गिरोह को जड़ से खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरोह समाज के लिए बड़ा खतरा है और सबसे खतरनाक तरीके से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 6 गायब बच्चों का पता लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस बच्चों को कहीं से ढूंढ कर लाए। साथ ही जांच अधिकारी को एक्शन प्लान के साथ कोर्ट में पेश होने के भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि पुलिस कार्रवाई कैसे चल रही है। इसके अलावा बाल तस्करी रैकेट के सरगना और उनके रिश्तेदारों पर भी जल्द शिकंजा कसने के आदेश दिए गए। अब हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। मुंबई के स्विमिंग पूल में डूबने से 11 साल के बच्चे की जान चली गई। मुझे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ होगा। एक मेरा 11 साल का बच्चा खाया इन लोगों ने यार। ये गुस्सा है 11 साल के ग्रंथ मुथा के परिवार का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी कल इस स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। ग्रंथ मुथा पिछले 7 दिनों से गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग सीखने आ रहा था। मुथा के पिता ने मौत का जिम्मेदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों को ठहराया है। जब वो बच्चा स्विमिंग में सीखने जा रहा था तो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को सिखाते टाइम लाइफ गार्ड वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ बड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पे तुरंत ध्यान दे और जल्द से जल्द इन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। अव्यवस्था है और क्या बोल सकते हैं कि इनकी लापरवाही से हमारे बच्चा आज हमने खो दिया है। क्या मांग करेंगे आप? मैं ये आह्वान ऐसा करूंगा कि
जो भी ये कार्य करते हैं, जिसको इन्होंने ठेकेदार में दिया है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और जो ये लाइफ गार्ड है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता ने पीड़ितों को सांत्वना दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। स्विमिंग पूल में 11 साल के मासूम की मौत पर अब सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर ट्रेनर से बात की संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने। स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हुई, उस वक्त वहां पर जो लाइफ गार्ड थे, जो ट्रेनर थे, वो हमारे साथ मौजूद है। हिंगोला नाम है इनका। हिंगोला, आप बताएं, आप पुलिस स्टेशन में आए हैं, आपको बयान देने के लिए बुलाया गया है? हाँ जी। क्या बोला है पुलिस ने आपको? पुलिस ने तो कुछ बोला नहीं अभी तक, हम लोग अभी अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा। आप कल की घटना बताएं, जब ग्रंथ वहाँ पे मौजूद थे और जिस वक्त आप उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उस वक्त क्या हुआ? सर इतना कुछ नहीं हुआ सर। फ्लोटर सब बच्चे को बांधे थे। नॉर्मल एक्सरसाइज कराने के बाद हम लोग डीप साइड में लेके गए, तभी बाकी बच्चे को करा रहे थे सामने, तो वो पीछे से फ्लोटर निकल के कूद गया। 2 राउंड मारने के बाद वो थक के रुक गया बीच में। हम लोग का नज़र इतना नहीं गया। तो अच्छा, ये पहले जब कितने दिन पहले से ये ग्रंथ वहाँ पर आ रहे हैं? 4 दिन 5 दिन हो रहेगा। तो क्या ग्रंथ बिना फ्लोटर के पहले वहाँ पर अंदर स्विमिंग कर चुके हैं? हाँ, पहला दिन मतलब स्विमिंग नॉर्मल उसका आता था, इसके लिए वो बिना फ्लोटर के कूद गया। स्विमिंग आता था। और डेप्थ कितना था इस स्विमिंग पूल का? डेप्थ कितना था? ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 7 फीट है। और महाराष्ट्र के वाशिम से पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। आरोपियों के पास से कैश, लैपटॉप, मोबाइल जब्त किया गया है। वीडियो महाराष्ट्र के वाशिम जिले का है, जहां पुलिस ने सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के गिरफ्त में बैठे शख्स पर आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आईपीएल मैचों पर करोड़ों का सट्टा लगाता था। आरोपी को पुलिस ने नगद, लैपटॉप और कई मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जैसे गिरोह में शामिल और भी आरोपियों को पकड़ा जा सके। वाशिम के अनसिंह, शिरपुर और मालीगांव थानों में आईपीएल मैच पर सट्टा खेलते हुए सटोरियों को पकड़ा गया, जो हर दिन मैचों पर करोड़ों रुपयों का लेन देन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक वाशिम जिला विदर्भ में सट्टेबाजी को लेकर बदनाम है। इससे पहले मंगरूल पीर इलाके में भी आईजी के दस्ते ने रेड की थी। अब क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में सट्टेबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पुलिस भी लगातार सट्टेबाजी रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में आईपीएल मैचों में सट्टा लगाया जा रहा है। और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे। आज वेटिकन में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पोप फ्रांसिस के फेफड़ों और किडनी में गंभीर संक्रमण था। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन एक युग का अंत है। आज सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। पिछले कई महीनों से पोप फ्रांसिस गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम की जेमेली अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वे 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती थे। पोप फ्रांसिस 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें पोप चुना गया था। पोप फ्रांसिस ने समलैंगिक व्यक्तियों को चर्च में एंट्री देने का बड़ा कदम उठाया तो सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने की परंपरा भी शुरू की। उन्होंने पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले भी किए। पोप फ्रांसिस ने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर माफी भी मांगी थी। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। वहीं पोप फ्रांसिस को कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल और ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव के बीच विदेशी निवेशकों का भरोसा एक बार फिर भारतीय स्टॉक मार्केट में बढ़ा है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट में बढ़ चढ़कर निवेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है, लेकिन मजबूत इकोनॉमिक पैरामीटर्स के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था इस झटके को झेलने में सफल रही है। यही नहीं, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में ही भरोसा जताया है। छुट्टियों की वजह से अप्रैल के तीसरे हफ्ते में कारोबार केवल 3 दिन ही हुआ। NSDL के मुताबिक 15 से 17 अप्रैल तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 8,500 करोड़ का निवेश किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डॉलर के कमजोर होने और रुपए में मजबूती के चलते FPIs ने भारत का रुख किया है। टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका और चीन दोनों में मंदी की संभावना है। ऐसे में निवेशकों के लिए भारत में निवेश बढ़िया विकल्प है।
हालांकि अप्रैल में अभी तक एफपीआईज भारतीय स्टॉक मार्केट से 23,103 करोड़ निकाल चुके हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की वापसी से उत्साह बढ़ा है। आने वाले समय में भारत में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।